दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा गणितीय सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे जानने के बाद बड़े बड़े सवाल आपको बच्चों के खेल जैसे लगने लगे। लेकिन उससे पहले एक मेरा चैलेंज है। कल्पना कीजिए कि आपको 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 2 3 और 4 तक यहाँ तक आपको उससे पूछा जा रहा है 100 संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों आप कितना समय लगेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट या उससे भी ज़्यादा लेंगे? तो लेकिन दुनिया के एक ऐसा महान गणितज्ञ ने यही सवाल को कुछ सेकंड में हल कर दिया था। पर कैसे, यही राज आज आप जानने वाले हैं। और आपसे एक और सवाल है, आप यहाँ पर 2 4 8 और 16 32 और अगली संख्या आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों यह प्रश्न आप बता सकते हैं कि अगली संख्या क्या होगा, 64 होगा। लेकिन क्या आप बिना पूरी श्रृंखला को लिखे सीधे 50वां पद बता सकते हैं? अगर नहीं तो आज की यह क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम उस अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जो गणित में पैटर्न की शक्ति देता है। एक ऐसा अध्याय जो आपको सिखाएगा कि संख्याएं केवल संख्याएं नहीं होती है, बल्कि उनके पीछे छिपा होता है एक नियम, एक व्यवस्था और एक कहानी। और जिस दिन आपने इस कहानी को समझ लिया उस दिन गणित आपको कठिन नहीं लगेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम शुरू करे जा रहे हैं कक्षा 11 गणित का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक अध्याय, अनुक्रम तथा श्रेणी। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस अध्याय से कभी नहीं डरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होते हैं। दोस्तों सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में सजाना। जैसे कि आपके घर में कोई भी सीक्वेंस में रखने के लिए बोल दिया जाए तो आप सीक्वेंस में ही रखेंगे। मान लें कि आपको पास 10 संख्या है, 10 संख्याओं में रखने के लिए बोला सीक्वेंस में, 1 से लेकर 10 तक आपकी संख्या है। तो सबसे पहले आप 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। कुछ इस तरह से आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे। तो यानी कि सीक्वेंस का मतलब होता है लगातार, यानी क्रम में लिखना। तो आइए हम डिफिनेशन के माध्यम से भी समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनुक्रम दिया है कि परिभाषा संख्याओं का एक ऐसा समूह या संग्रह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार एक विशेष क्रम में सजाया गया हो, उन्हें अनुक्रम कहते हैं। जैसे आप व्यापक इसका रूप देख सकते हैं, A1 के रूप में है, A2 के रूप में है और A3 के रूप में है, डॉट डॉट यानी AN, यानी कि संख्या अनंत तक। AN का मतलब संख्या अनंत तक जा सकती है। यहाँ अनुक्रम दिया है Nवां, या व्यापक पद भी यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट जा सकते हैं, कहाँ N तक भी लिख सकते हैं। तो ये आपका व्यापक रूप हो गया, क्योंकि हमने सीक्वेंस में लिखा। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में है, तो ये कहा गया अनुक्रम कहला गया। तो आइए अब हम सूत्र के माध्यम से इसका पद ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। जैसे उदाहरण में समझ सकते हैं कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद दिया है, इतना आपके पास दिया है क्वेश्चन में, इसका चौथा पद ज्ञात करने के लिए बोला। तो चौथा पद का मतलब n बराबर क्या हो गया, चौथा टर्म, फोर्थ टर्म हो गया। तो अब यहाँ से an जो लिखेंगे, an n इंटू एन प्लस 1/2, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा। तो n ले लेना है। n के जगह पर हमें क्या रखना है, A4 होगा। ये A4 n गुना लिखेंगे ब्रैकेट में 4 + 1/2। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे A4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का 4 रहेगा, मल्टीपल में 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2। तो यानी 2 से 2 से टेबल में कट जाएगा 4 2 बार में। तो A4 का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं इसका जो चौथा पद होगा वो कौन कितना होगा, 10वां होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अनुक्रम का कितने भी पद दिए रहेंगे तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगली कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका दूसरा टॉपिक है श्रेणी। श्रेणी क्या होता है कि यदि किसी भी अनुक्रम के 2 पदों का प्लस या ऋणात्मक चिन्हों के साथ आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त व्यंजक को श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी इसका व्यापक रूप देख सकते हैं। अगर आपको कोई अनुक्रम में दिया रहेगा तो उसको हमें लिखना होगा श्रेणी में, तो कैसे लिखेंगे, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए आपके पास अनुक्रम दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे अनुक्रम। अनुक्रम लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है 3 7
11 और 15। यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई सीक्वेंस भी लिखा गया है। प्लस जो है सब में कितना जुट गया है, 3 में 4 जोड़ा 7 है, 7 को जोड़े 11, 11 को जोड़े तो 15। ये तुम्हारा ये क्या है, सीक्वेंस में लिखा गया है। प्लस या चिन्हों के द्वारा यहाँ पर जोड़ा या घटाया जाता है श्रेणी। अब इसका श्रेणी ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना, संख्या के 3 को 3 लिखना, कॉमा का जगह प्लस कर देना है, 7 प्लस 11 और प्लस ये आपका क्या होगा, श्रेणी हो गया। तो यहाँ से अनुक्रम दिया रहेगा, श्रेणी ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। मुझे आशा है कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अगली कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों समानांतर श्रेणी। आपने क्लास 10th में भी ये चैप्टर को पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए इसको हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ परिभाषा है कि ऐसा अनुक्रम जिसे किसी भी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर जो होता है हमेशा समान होता है, यानी कि स्थिर होता है। इस स्थिर अंतर को जो सर्वांतर कहते हैं, यानी कि डी कहते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस बराबर डी होता है। अगर कोई भी संख्या आपके सामने दिया रहेगा व्यापक रूप, जब भी हम लिखेंगे सीक्वेंस में पहले ए होगा, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट जाइत रहेगा कहाँ, ए प्लस एन डी तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। जहाँ ए होगा ना, ये आपका जो होगा प्रथम पद होगा, और जिसका अंतर अगर इन दोनों का ज्ञात करेंगे वो डी कहलाएगा। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे 7, 12, 17 और 22 संख्या जाइत रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका ये निकलेगा वो प्रथम पद कहलाएगा। अगर हमने 12 और -7 को घटा दिए तो ये डी का फार्मूला जो होता है, आप यहाँ से क्लास 10th में ही पढ़े होंगे डी का, कि a2 - a2, यानी कि a2 में से अगर a1 को हम घटा देंगे तो आपको डी निकलेगा। a2 कितना है आपका 12 और a1 कितना है 7, यहाँ से डी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस बन गया वो कितना बना, 7 बन गया। कॉमन डिफरेंस 7 आया। अगर दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है कि 15वां पद ज्ञात करना है, तो 15वां पद ज्ञात करने के लिए अगर कोई भी एपी का nवां पद ज्ञात करना होगा, nवां मतलब कोई 10वां पद पूछा, 15वां पद पूछा, 16वां, 20वां, कोई भी पूछेगा तो हमें इस फार्मूला का यूज करना है। किसका, an जो होगा अपने पढ़ा है क्लास 10th में, a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना रखना है, 15वां पद n बराबर कितना रखना है 15, तो a 15 हो गया। ए का मान कितना है 7, एन का 15 -1 और डी का हमने निकाला अभी 5। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद 7 आया, 14 में से 15 में से 1 गया 14 और गुना 15। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7 प्लस 14 में हम 5 से मल्टीपल करें कितना होगा 70। अब इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा 77 आएगा। तो अगर ए 15वां का जो मान आएगा यहाँ से आपका 77 होगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से जितना भी पद आपसे पूछा जाएगा 15वां, 16वां, 18वां, तो इस फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इसी का प्रश्न संख्या जो सूत्र है आप यहाँ से देख सकते हैं 3 है। एपी के प्रथम n पदों का योगफल अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जब हमें डी ज्ञात हो, जब डी हमें ज्ञात होगा तो अगर इसका योगफल पूछेगा तो क्लास 10th में भी पढ़े थे, एस बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1/d, ये बड़ी ब्रैकेट के साथ आपका यहाँ पर योग निकालने के लिए प्रश्न दिया रहेगा। अब यहाँ से उदाहरण समझते हैं। समानांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12 और डॉट डॉट जाता है, कितना निकालना है 10 पदों का योग निकालना है। तो 10 पदों का मतलब यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ S10 हमको निकालना है, n बराबर कितना होगा 10 और 2, एक का कौन सा एक क्या हो जाता है प्रथम पद 2 होगा, n का मान कितना होगा 10 और d हमें निकालना है, d की निकाल देगा a2 - a1 बराबर d होता है। a2 कितना है आपका 7, a1 2, d बराबर यहाँ से कितना निकल गया 5। तो हम d के जगह पे कितना रखेंगे 5 ब्रैकेट के साथ बंद। तो दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। इसको 2 बार में कैंसिल करेंगे, 5 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ 10 में से गया 9, 9 में हम 4 से गुना, 9 में हम 5 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा ये। और इसको हम ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद ये 5 और 45 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 49 और 49 में हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 5, 9 के पढ़ा हम 5 पढ़ेंगे 45, कैरी कितना हुआ 4 हुआ और 4 के पढ़ा 5 बार 20 और 4 कितना होगा
24। अगर यहाँ से पूछेगा 10वां पद कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। इन सीक्वेंस में जो यहाँ पर दिए गए हैं समानांतर श्रेणी का अगर 10वां पद पूछा जाए तो कितना होगा, 245 होगा। आई होप ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए अगली फार्मूला की ओर हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस फार्मूला के माध्यम से। तो दोस्तों इस फार्मूला का कब यूज करेंगे हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों सूत्र यहाँ पर 4 है। एपी के प्रथम समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना होगा जब अंतिम पद दिया हो। अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं। अंतिम जो पद होगा उसे हम किससे कहेंगे, डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रखते हैं कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए आपका कितना दिया है 5 और अंतिम पद 40 की अंतिम पद कितना दिया है 50। तो श्रेणी में कुल 12 पद हैं तो n बराबर कितना हो गया 12। तो पूरी श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि जब L दिया हो, अंतिम पद दिया हो, प्रथम दिया हो और कुल संख्या के पद दिया हो तो हम कुल संख्याओं का योग किस फार्मूला से निकालेंगे, SN जो होगा n/2 और ब्रैकेट रहेगा A प्लस L के इस फार्मूला का यूज से हम कुल पदों की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो n बराबर कितना हो 12/2 और a बराबर 5, L बराबर कितना है 50। अगर हम इस तरह से सोल्व करेंगे तो काटेंगे 6 बार में s 12 बराबर होगा 6 मल्टीपल होगा। यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 55 यानी 55 होगा। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 5 का 6 से मल्टीपल करेंगे 30 और 5 6 जा 30 और 33 हो जाएगा। तो S 12 यानी कि यहाँ पर 12 कुल पदों का योग जो होगा 12 पदों का कुल योग 330 होगा। तो आइए हम फिर से इसको समझते हैं। जब आपके पास प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो और कुल पदों का योग दिया हो तो अगर इन श्रेणी का योग पूछा जाए कुल पदों का योग तो आप इस वाले फार्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। n बराबर जितना दिया हो पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, L बराबर का होगा अंतिम पद। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। दोस्तों चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट की ओर। आप यहाँ से भी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि समानांतर जो होते हैं उसका माध्य क्या होंगे। तो आइए उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समानांतर माध्य जिसे परिभाषा की दो दी गई संख्या a और b के बीच में जोड़ी जाने वाली संख्या कोई a है जिसे a, b तीनों मिलकर एक समानांतर श्रेणी AP बनाते हैं तो उसका माध्य क्या होगा। व्यापक रूप इसे यहाँ देख सकते हैं कि A बड़ी A और B समानांतर श्रेणी में है तो इसका माध्य का सूत्र A प्लस B/2 हो। तो दोस्तों यहाँ से हम पता करते हैं कि पहले यह फार्मूला आया कब, जब इन दोनों का नहीं दिया रहेगा। अगर बीच वाले के माध्य पूछेगा जैसे कि A बड़ी A हो गया और B हो गया, इसका माध्य की निकालने हैं तो क्या करेंगे, A2 में से अगर हम A1 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से घटाएंगे। अगर हमको D निकालना हो तो A माइनस A होगा। अगर यहाँ से हमको इसका D निकालना होगा तो B माइनस A होगा। ये आपके प्लस माइनस में इधर आने के बाद क्या होगा, प्लस में होगा। और ये देख रहे हैं कि B आपका सेम टू सेम रहेगा, ये माइनस में बराबर को उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस में। A मिलकर कितना हो जाएगा 2A, तो A प्लस B। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं ना कि A का मान कितना होगा। तो A का मान क्या होगा, A बराबर होगा A प्लस B/2। तो ये अगर दो संख्याओं का बीच का अगर माध्य आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से हमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो आइए हम यहाँ से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उदाहरण संख्या 14 और 26 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य ज्ञात करना है तो A बराबर तो लिखेंगे A प्लस B/2 यहाँ पर लिखते हैं B/2। A बराबर कितना है 14 और B बराबर कितना है 26/2। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है 30 और 40 हो जाएगा।
और 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का जो बीच का माध्य होगा वो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो आई होप समानांतर माध्य निकालना आप समझ गए हो। तो आप कुछ इस तरीके से समानांतर माध्य भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से फार्मूला भी और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर कर लेना। अगर बाई आपके फार्मूले नहीं याद होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यहाँ से भी समानांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों ये जो टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 11th 12th में बहुत ज़्यादा इसी से प्रश्न आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। इसके जितने भी फार्मूला होंगे आपको सभी नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए हम डिफिनेशन के माध्यम से इसको सोल्व भी करेंगे उदाहरण के साथ और समझेंगे भी। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले इसके परिभाषा। ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने ठीक पिछले वाले पद को एक निश्चित अचर राशि से गुणा करने पर मिलता है। इससे नियत अनुपात को सारवंतर यानी कि डी, अगर आर हमें निकालना है, जो समानांतर श्रेणी में हमने डी निकालते थे, अब गुणोत्तर में क्या निकालना, हमको आर निकालना है। उसमें हम घटाते थे, इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। दोस्तों यहाँ से पता हो गया कि समानांतर श्रेणी में हम डी निकालते हैं माइनस करके, और जो गुणोत्तर होगा उसमें आर हम निकालेंगे डिवाइड करके। कब निकालेंगे, आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने समानांतर श्रेणी में निकालते थे। तो आइए हम समझते हैं इसके व्यापक रूप। यहाँ पर दिया रहेगा कि व्यापक रूप ए होगा, ए इंटू आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर का क्यूब हो गया। जहाँ ए आपको मिलेगा प्रथम पद, आर जो होगा सारवंतर कहलाएगा। उसमें हमने क्या करते थे, जोड़ने या घटाने पर होता था, किसमें, समानांतर श्रेणी में। इसमें कोई एक अचर राशि से गुणा करने पर एक नियत अनुपात मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं सूत्र। सबसे पहले सूत्र नंबर संख्या 6 है, जीपी का एनवा पद यानी कि जियोमेट्री का जो प्रोग्रेशन होगा उसका अगर हमको निकालना हो, इसको शॉर्ट में जीपी भी कहा जाता है, हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहता है। इसका फार्मूला होगा ए एन बराबर जो होगा ए का मल्टीपल होगा आर का स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 होता है, जब आपका एनवां पद ज्ञात करना होगा। एनवां पद का मतलब कि 8वां पद होगा, 9वां पद, 10वां पद, 12वां पद, जो भी पूछेगा आप इस फार्मूला का यूज करके आप वहां से निकाल सकते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में 3, 6, 12, 24 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है, मल्टीपल किया गया है 2 का, यहाँ पर भी मल्टीपल किया है 2 का, यहाँ भी मल्टीपल किया गया है 2 का। कोई भी संख्या का राशि अचर संख्या से गुना किया गया है, एक नियत राशि से गुना किया गया है, ना कि हम पहली संख्या में 2 से गुना किए हैं, अगली राशि में हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। नहीं, कोई निश्चित राशि से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 3 से लिखे तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे 6 आएगा, फिर 6 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो 12 आना चाहिए, ना कि हम 12 में 3 से गुना करेंगे 36। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कोई निश्चित राशि में ही होना चाहिए गुना, तो भी हम कह सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी कह सकते हैं। तो अब चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो यहाँ से थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ए क्या होगा, ए आपका प्रथम पद होगा 3 होगा। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, क्योंकि हमें ए एन जो फार्मूला होता है ए गुना आर का स्क्वायर एन माइनस 1 हमें इसका फार्मूला होता है जब गुणोत्तर श्रेणी निकालना होगा किसी भी पद का। तो ए बराबर हो गया। अब हमें आर निकालना है। आर निकालेंगे कैसे, यानी कि ए टू बटा A1। तो यहाँ से A2 कितना है आपका 6 हो गया, अब A1 कितना है 3, तो आर बराबर कितना हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं कि आर बराबर 2 हो गया। तो लिख सकते हैं कि आर बराबर 2, यहाँ पर भी फार्मूला लिखा गया है जब आर निकालना हो तो। आइए हम फार्मूला पर सिर्फ बैठाते हैं। एन आपको निकालना होगा, कितना निकालना है 7 पद निकालना है। फार्मूला ए का 3 होगा। अब आर का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर, एन कितना है, एन आपका 7 है माइनस 1, तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीपल 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा। मल्टीपल कर लीजिए, जो आपका मल्टीपल करके आएगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 72 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। 7 पद का जो होगा इसका जो आंसर होगा 72 होगा। तो आप कुछ इस तरीके से गुणोत्तर से एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। एनवा पद का मतलब फिर से समझते हैं कि कोई भी पद पूछा जाएगा, 6ठा हो, 7वां हो, 8वां हो, 10वां हो, 12वां पद हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो।
तो दोस्तों चलते हैं अगले हम कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसी का गुणोत्तर श्रेणी का कुछ और दो तीन फॉर्मूले हैं, उसको भी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जब एपी एन पदों का योग अगर निकालना होगा, जब सर्वंतर जब आर होगा ना एक से का होगा बड़ा होगा। इसका सिंबल कहने का मतलब जब आर होगा ना एक से जब बड़ा होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों इस फार्मूला और पीछे वाले फार्मूला बहुत सारे डिफरेंट है। इसमें आपसे पूछ रहा था कि 7वां पद ज्ञात करना है, और इसमें पूछ रहा है कि आपका पदों का योगफल ज्ञात करना है, कि पदों की संख्या दिया रहेगा 10 पद 12 पद 16 पद, उसका योगफल पूछेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको मानी 8 रहेगा, और यहाँ पर बोल देगा 10, और एग्जाम्पल ले सकते हैं 9 10, इस तरह से दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कि 9वां पद का योग कितना होगा, 10वां पद का योग क्या होगा। यानी कि सीक्वेंस में नहीं देकर 1 2 और 3 दिया है, अब आगे लिखा है नहीं, आप बोल देगा कि बताइए कि 3 ये हो गया, बोल देगा कि 9वां पद का योग कितना होगा। तो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, उसका योग आपसे निकालने के लिए बोलेगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब आर का मान हम 1 से बड़ा होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए हम कॉन्सेप्ट की और उदाहरण के साथ हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पर सही तरीका से लिख लेते हैं। यहाँ पर ए है, मल्टीपल है आर के पावर एन, अब यहाँ पर -1 और बटा जो होगा r-1 होगा। इसका फार्मूला यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करके हमको कुल पदों का योग निकालना है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर फार्मूला उदाहरण से। तो दोस्तों आपके पास दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी 2 6 8 के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें निकलना a बराबर कितना होगा 2, r निकालना है। तो r निकालें कब, आगे वाली संख्या 6 है और इसके जस्ट पीछे वाला संख्या 2 है, तो घात r का मान क्या होगा 3 होगा। मल्टीपल कर दिए, सॉरी डिवाइड कर दिए, तो r का मान हमें निकल गया 3। अब इसमें हमें क्या कर, n बराबर हमें पता है, n का मान कितना दिया है 5 दिया है। तो अब यहाँ से मान बैठा लीजिए, तो s 5 r कितना है आपका, सॉरी दो कितना, a कितना है 2, r कितना है आपके पास, r है अब 3 है और 5 -1। अब यहाँ पर भी लिख सकते r कितना है आपके पास 3 और -1। तो कुछ इस तरीके से मैंने मान बैठा लिया। अब यहाँ से सिर्फ सोल्व करना है, 2 हो गया और 3 के पावर 4 और बटा यहाँ पर कितना होगा, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 3 के पावर 4। तो यहाँ पर 3 के पावर 4 लिखें S5 बराबर कितना आया 3 के पावर 4। अब यहाँ पर इसका जो 3 के पावर 4 कितना होता है, तो आप यहाँ से मल्टीपल करके आप यहाँ से लिख सकते हैं 81, यानी कि S5 जो होगा वो कितना आ जाएगा 81, आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको निकालना है। कब निकालना है, आर का मान जब 1 से ज़्यादा हो। तो देख रहे हैं ना कि एक आर का जो मान हुआ 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, आर का मान कितना हो 1 से ज़्यादा, यानी कि 3 आया। तो 3 1 से ज़्यादा है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर आप 3 से कम यानी आर का मान जो होगा 1 से कम होगा तो उसका सूत्र क्या है, आइए उसको भी कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि इस फार्मूला का जो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम समझते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मूला नंबर 8 कि जीपी के n पदों का योग जब सर्वंतर r जब होगा ना 1 से क्या हो छोटा हो, r का मान जब होगा 1 से छोटा हो तो उसका फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम टू सेम है बट यहाँ पर कुछ एक परिवर्तन किया गया है, जैसे कि आपकी a हो गया गुना यहाँ 1 - r के पावर n है और बट्टा जो होगा 1 - r है। बस इतना ही फार्मूला है इस वाले में, और इस वाले में परिवर्तन जस्ट इसका अपोजिट है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले से वही रहेगा, ए जो होगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ए कितना होगा, ए जब होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं 64 हो गया, 64 है। और आर का जो मान निकालेंगे यहाँ पर आगे वाली संख्या 32 है और पीछे वाला संख्या कितना है 64, यानी कह सकते हैं A2 का मान ये है और A1 का मान ये है। तो इस तरीके से तब घटक डिवाइड करने के बाद कितना होगा, आर का मान 1/2
2 होगा। तो देख रहे हैं कि r का जो मान हो गया 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है, यानी कि 0.5 के रूप में ही है। और यहाँ पर 1 है। जब वो r का मान 1 से छोटा हो तो इस फार्मूला का यूज हम करेंगे। तो आइए, हमें सबसे पता होगा कि n कितना है। n आपको कितना दिया है, n बराबर 4 पदों का योग दिया है, तो n बराबर हम 4 लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से सिर्फ फार्मूला पे यहाँ पर बैठा देना सभी का मान, और यहाँ से आपको सोल्व कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से मान बैठाकर सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि s कितना का मान पूछ रहा है, 4 का, 4 लिख लिए। ये आपका कितना है, 64 मल्टीपल है 1 माइनस r का मान कितना है, r का मान 1/2 और n का मान कितना है, 4 है, ब्रैकेट दे दिए और बटा 1 माइनस r का मान कितना है, 1/2 है। तो कुछ अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए पारा एक करके हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 64 गुना, अब यहाँ पर 1 माइनस इसका पावर कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब बटा में आप यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस 1/2 होगा। तो आप यहाँ पर या तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी पे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम थोड़ा कलर पेन को हम चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ से लिखते हैं 64। अब इसको हम एलसीएम यहाँ पर रफ कर लेते हैं। अगर 16 यहाँ पर लिखते हैं तो 1 माइनस 16 माइनस यहाँ पर लिखेंगे। अगर चलिए हम थोड़ा सा डिटेल सोल्व करें तो 1 माइनस 1/16 है। अगर यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15/16। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 15/16। अब इसको नीचे वाले को सोल्व करना है तो 1 माइनस 1/2, अगर 2 एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 यानी कि 1/1 ही रहेगा, तो 1/2 रहेगा। तो इसको हम काट देंगे। अब यहाँ से इसको हम तो क्रॉस कर सकते हैं 4 बार में, और 4 में हम 15 से गुना करेंगे 60 और बटा 1/2 होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये पहली गुनी कितना होता है, अगर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से बचपन में सीखे होंगे कि पहले गुनी चौथी और दूसरी गुनी क्या होता है, तीसरी। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि जब यहाँ से अगर इसको हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं 30 बार में, तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझकर सोल्व कर सकते हैं। कब इस फार्मूला का यूज करेंगे, जब r का मान कितना होगा, 1 से छोटा होगा, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप एक एग्जांपल लेकर आप इससे देखकर सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगली कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आप यहाँ पर गुणोत्तर माध्य, हमने पढ़ा था समानांतर माध्य और अब पढ़ना है गुणोत्तर माध्य, जिसे हम जीएम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन को हम क्लियर करते हैं। तो आइए, गुणोत्तर माध्य का, तो दो धनात्मक संख्याओं a और b के बीच में कोई ऐसी संख्या g है जिसे इनके माध्य रखने पर निर्मित अनुक्रम जो होगा a b का मध्य जो g हो एक गुणोत्तर श्रेणी हो बन जाए तो उनके गुणोत्तर माध्य कहलाते हैं। जिसका व्यापक रूप जो होगा, यदि a, g, b के गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका सूत्र होगा g√ab। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि इसका फार्मूला कहाँ से आया। तो सबसे पहले दोस्तों जब हमने समानांतर माध्य को डिफरेंस किया था, अब इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यानी कि आपके पास a और g और b है, तो आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, b को g से डिवाइड करेंगे, g में g से गुना करेंगे g² होगा, और a में b से गुना करेंगे क्या होगा, ab होगा। जब ये स्क्वायर है बराबर को उधर जाने के बाद क्या होगा, रूट में आ जाएगा, तो g होगा √ab आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आसानी से आप दो संख्याओं का बीच में जो होगा गुणोत्तर माध्य यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं। संख्याएं 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, यानी कि g हमें ज्ञात करना हो, तो √a और b लिखेंगे। तो लिखेंगे तो a का मान कितना है, 4, ये a हो गया, और 16 जो हो गया b हो गया, तो 4 × 16। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे √4 में 16 से गुना करेंगे 64। अब बताइए कि 64 किसका रूट होता है,
अभी आपको पता होगा तो 64 किसका रूट होता है, तो 8 का होता है। तो जी का जो माध्य होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला का आपका खेल है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो इस चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट थ्योरी है, अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो सबसे लास्ट होगा। अब इसके बाद ये टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी मैंने एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के हिसाब से मैंने कवर कर लिया। आइए अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इसी वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप यहाँ से इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर रिलेशन बात कर रहा है कि एम और जीएम के बीच में संबंध है, रिलेशनशिप जो बिटवीन होगा अर्थोमेटिक मल्टीपल, और यहाँ पर या तो एपी बोल सकते हैं अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, चाहे माध्य समानांतर माध्य भी कह सकते हैं या गुणोत्तर माध्य भी कह सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इनके बीच में क्या संबंध है। तो समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इसके, जितने भी डेफिनेशन के माध्यम से ही हम सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो परिभाषा या नियम भी कह सकते हैं, किन्हीं भी दो भिन्न धनात्मक वस्तुओं वास्तविक संख्याओं का समानांतर माध्य ए हमेशा उनके गुणोत्तर माध्यम जी से बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि समानांतर माध्य जो होगा ना गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ए जी होगा ना वो बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जी का मान होगा या तो ए से बड़ा होगा, यानी जी जब भी होगा छोटा होगा ए से, या तो इसके बराबर होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिए। दोस्तों नोट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट में आप यहाँ पर डाल के लिख लीजिए कि एम जो होगा ना एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा। यहाँ लिख दीजिए जीएम से बड़ा होगा। आप नोट में यहाँ पे डाल के लिख लीजिए, या तो एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा या तो उसके बराबर भी होगा, या यहाँ पर बराबर भी लिख सकते, बड़ा या बराबर होगा, बराबर होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए कि एम हमेशा जीएम से बड़ा या तो बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल इस तरह से दिया है, ए जो अगर एरो इस तरह से दिया है ये, यानी कि ए जी होगा ना बराबर या तो बड़ा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं फार्मूला में ए प्लस बी होगा, ए प्लस यहाँ पर ए प्लस बी बट 2 बराबर या बड़ा, अंडर रूट जी होगा ए प्लस बी, यानी ए अंडर रूट में इसका संबंध रिलेशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ए एम जी एम का रिलेशन जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा, ए बड़ा होगा जी से या बराबर होगा, इसका जो संबंध होगा इस तरह से दिया रहेगा। तो आइए हम इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं अलग अलग तरीका, या तो आप इक्वेशन से अलग करके बना सकते हैं या दोनों के इक्वेशन को हम बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को लिख लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि दो धनात्मक संख्या एम का मान दिया है और जीएम का मान दिया है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो आइए हम समझते हैं। दोस्तों समझते हैं अब यहाँ से, जैसे आपको दिया है एम का फार्मूला कितना होता है, और एम का फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। एम आपका कितना दिया है 10। अगर हम यहाँ से ए प्लस बी बराबर 2, तो अगर हम यहाँ से ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, बता सकते हैं कि 10 में 2 से गुना करेंगे 20, ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह से अगर हमको जीएम को निकालना होगा तो आप जीएम को किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर जी बराबर होता है अंडर रूट ए बी, आपका मान दिया है जी का कितना दिया है 8 बराबर अंडर रूट ए बी। अगर इसको हम ये स्क्वायर रूट में है, इधर बराबर के आने के बाद क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बराबर ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी हो जाएगा। इस समीकरण सेकंड होगा। तो दोस्तों समीकरण फर्स्ट आपका क्या है और सेकंड क्या है, तो यहाँ पर सेकंड हो गया, और जो यहाँ पर फर्स्ट आपका है इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस यानी कि बी होगा ना, ए प्लस बी आपका इक्वेशन ये सेकंड फर्स्ट है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ से हीट एंड ट्रायल मैथ यूज करेंगे, हीट का यूज करेंगे
अब हिट क्या होता है दोस्तों, अगर ए और बी का ऐसा मान रखेंगे कि मल्टीपल करने के बाद आपका 64 आना चाहिए, और ए और बी का ऐसा मान रखेंगे कि जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए, यानी उसी संख्याओं को। तो हम यहाँ ए बराबर अगर अब 8 रखते हैं और बी बराबर अगर हम लिखते हैं 12 तो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर 16 करेंगे और बी बराबर क्या करेंगे 4, दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा और मल्टीपल भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 भी होगा। दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ए बराबर भी आप 4 रख सकते हैं, बी बराबर भी 16 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हीट एंड ट्रायल का मेथड यहाँ पर आ गया, आपका मान निकल गया, ए बराबर कितना आएगा 16 और बी बराबर कितना आ गया 4 आएगा। दोस्तों अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एम और जीएम निकाल लेंगे। एम जीएम निकालने का मतलब तभी तो हम पता कर सकते हैं कौन संख्या किससे बड़ा होगा, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ से एम निकालेंगे। तो एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। ए का मान 16 और बी का मान कितना होगा 4। तो अगर हमने इसको यूज किया, अगर जोड़ने के बाद 20/10, तो ए बराबर कितना आ गया, एम का मान जो आ गया, एम का जो मान आ गया कितना आ गया 10। अब इसी तरह से हम जीएम का मान निकालेंगे। जी बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है। तो रूट ए का मान कितना है 16, बी का मान कितना 4, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 64 किसका होता है 8 का होता है। अब बताइए जी का जो मान होगा ना, जी का मान एम से छोटा है, यानी कि जी का मान हो गया, जी का मान छोटा हो गया, एम का बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं एम का जो मान होगा ना हमेशा जीएम से क्या होता है बड़ा हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं एम जो होगा ना क्या होगा जी से बड़ा है या तो बराबर होता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एम जीएम को दिखा सकते हैं। तो थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं, आप यहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से इसको कैलकुलेट करके आप उतार सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट जितने भी थे इस चैप्टर को मैंने यहाँ पर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। तो विद्यार्थी आज की इस कक्षा में हमने अनुक्रम तथा श्रेणी के महत्वपूर्ण अवधारणाएं को समझा और देखा कि कैसे संख्याओं के पीछे छिपे हुए पैटर्न को गणित को आसान बना देता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब यह अध्याय आपको पहले की तुलना में काफ़ी अधिक सरल और रोचक लग रहा होगा। तो याद रखें, गणित में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य कॉन्सेप्ट को समझना, केवल फार्मूला याद करना नहीं है। अगर आपने आज की कक्षा को ध्यानपूर्वक देखा है तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप अपने इस अध्याय को मजबूत नींव रख दी है। अब आपसे छोटा सा होमवर्क है कि आज पढ़ाए गए सभी प्रश्नों का स्वयं को हल करें और प्रयास कीजिए और देखिए कि आप कितने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को लागू कर पाते हैं। अगर ये कक्षा आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगली कक्षा में हम इस अध्याय के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों और शॉर्ट ट्रिक्स और परीक्षा में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को और लगातार बढ़ते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।